हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपका आपने अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस पे। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में पढ़ रहे हैं हम लोग बाल मनोविज्ञान का पोर्शन। तो साथियों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मानव की अवस्थाएँ या किसी मनुष्य की अवस्थाएँ। तो अवस्थाओं में साथियों हमने लगभग सारी अवस्थाएँ पढ़ ली थी। अब उन्हीं अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो दो कारक होते हैं। उनमें एक कारक होता है वंशानुक्रम और एक कारक होता है वातावरण। वंशानुक्रम को ही साथियों हम आनुवंशिकता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हेरिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वातावरण यानी इन्वायरमेंट कहते हैं। तो साथियों आज इन दो कारक जो कि हम लोगों को प्रभावित करते हैं उनमें से आज हम पहले कारक को पढ़ेंगे जिसका नाम आनुवंशिकता है। तो आनुवंशिकता क्या होती है, क्या क्या होता है इसमें, वही सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के बाद अगले टॉपिक में अगला जो टॉपिक हमारा होगा या अगले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में, ठीक है। तो वैसे तो ये दोनों जो कारक हैं ये हमारे लिए प्रधान कारक होते हैं, मनुष्य को प्रभावित करने वाले दोनों कारक बहुत ज़रूरी होते हैं ये। लेकिन कोई भी कारक किसी से कम नहीं, वंशानुक्रम का भी वही महत्व है और उतना ही ज़्यादा जरूरी महत्व वातावरण का भी है। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करी जाए कि मनुष्य को प्रभावित करने वाले इन दोनों कारकों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा कारक है, तो अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर वातावरण ही आता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम को या आनुवंशिकता को, और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वातावरण को। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है आनुवंशिकता और क्या होता है आपका वंशानुक्रम, ठीक है। तो आनुवंशिकता साथियों हम अपनी देसी भाषा में बात करें तो आनुवंशिकता वह होती है या आनुवंशिक लक्षण वह होते हैं या वंशानुक्रम वह होता है जो हम लोग अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, वही वंशानुक्रम होता है। या जो लक्षण हमें हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाते हैं या आनुवंशिकता कहलाते हैं। लेकिन साथियों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग कथन दिए हैं और उन्होंने बताया है कि वंशानुक्रम क्या है या फिर आनुवंशिकता क्या है या हेरिडिटी क्या है। तो आइए देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है इसके लिए, और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी है, सबसे पहला जो कथन दिया है वो जेम्स ड्रेवर जी ने दिया है। जेम्स ड्रेवर ने दिया है। तो ये आनुवंशिकता के लिए जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, आइए देखते हैं साथियों। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतानों में संक्रमण या स्थानांतरण वंशानुक्रम है। ये बात कही है जेम्स ड्रेवर जी ने। इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण होते हैं और वो जब संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं या संतानों में जब जाते हैं तो वही चीज़ जो है वंशानुक्रम कहला जाती है। ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो माता पिता के शारीरिक या मानसिक जो गुण होते हैं जब जो संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसी को वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। ये बात कही है जेम्स ड्रेवर जी ने। आइए देखते हैं अगली परिभाषा जो कि H.A. पीटरसन जी ने दी है। H.A. पीटरसन जी ने क्या कहा है, H.A. पीटरसन ने कहा है आनुवंशिकता के बारे में कि वे समस्त विशेषताएं, वे सारी विशेषताएं जो एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि इन्होंने कह दिया कि वो सारी विशेषताएं, वो सारी चीज़ें जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी संतति अपने माता पिता से या पूर्वजों से प्राप्त करता है वो सारे करैक्टर वंशानुक्रम या वंशागति या आनुवंशिकी कहलाते हैं। ये बात कही है H.A. पीटरसन महोदय ने। अब आ जाते हैं अगली परिभाषा जो है बहुत फेमस परिभाषा। ये किसने कही है, रूथ बेनेडिक्ट जी ने। रूथ बेनेडिक्ट ये एक लेडी हैं, बहुत महान साइकोलॉजिस्ट हुई हैं, रूथ बेनेडिक्ट। तो रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि माता पिता के गुणों का संतानों में संक्रमण होना वंशानुक्रम है।
संक्रमण का मतलब होता है साथियों क्रॉस होना या हस्तांतरित होना। तो इसको क्या कहते हैं, माता पिता के गुणों का संतानों में संक्रमण होना वंशानुक्रम है। यानी कि जो माता पिता के गुण हैं वो संतानों में जब क्रॉस होंगे या संक्रमण होंगे या हस्तांतरित होंगे तो उसको ही वंशानुक्रम कहते हैं। ये बात कही है रूथ बेनेडिक्ट महोदया ने। ठीक है, यहाँ तक हमारी 3 परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब चौथी परिभाषा बहुत फेमस परिभाषा है जो कि वुडवर्थ महोदय ने कही है। ये कई बार टेट के पेपर में भी आ चुकी है और ये सुपर टेट में भी आने के पूरे चांस हैं, रीट में भी आने के पूरे चांस हैं, या किसी भी परीक्षा में आने के चांस हैं। तो इन्होंने क्या कहा है वुडवर्थ जी ने, आइएगा देखते हैं। वुडवर्थ जी ने कहा है कि वे सभी तत्व जो जन्म के समय उपस्थित थे, यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सारे तत्व जो जन्म के समय उसके शरीर में उपस्थित थे, लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय हुई थी, वंशानुगत कहलाते हैं या अनुवांशिकी कहलाते हैं। कि वे सभी तत्व जो जन्म के समय उपस्थित थे लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय हुई। ये बात किसने कही है, वुडवर्थ जी ने कही है। इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो सारे तत्व उपस्थित होते हैं, इन्होंने कहा है वो 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय ही बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, एकदम साइंस के हिसाब से इन्होंने बोला। भाई जब किसी भी स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, XY और XX जो गुणसूत्र होते हैं, जब उनका मिलन होता है और उसके बाद फ्यूजन होता है और जायगोट बनता है और उसके बाद में जब बच्चे किसी भी महिला के भ्रूण डेवलप होता है तो उसी समय ये निर्धारण हो जाता है कि क्या वंशानुक्रम होगा, क्या आगे चल के होगा। तो वंशानुक्रम तो वहीं से डेवलप हो जाता है जब गर्भ में उनका जायगोट डेवलप होता है और फिर उसके बाद 9 माह बाद वही बच्चा होकर गर्भ से बच्चा बन के संतान जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है और जन्म ले लेती है। तो वही बात वुडवर्थ महोदय ने कही है। एक बार फिर देख लेते हैं कि वे सभी तत्व जो जन्म के समय उपस्थित थे लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय हुई, क्या कहलाते हैं, अनुवांशिकी कहलाते हैं। ठीक है, ये बात कही है वुडवर्थ जी ने। अब अगली परिभाषा ये हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं BN झा। BN झा जी की परिभाषा है, ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। बिल्कुल सही, कि जो वंशानुक्रम है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। कि जब बच्चा पैदा होता है और जो जन्मजात विशेषताओं का क्रम है, इसलिए इन्होंने कहा योग है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो जो वो गुण लेके आता है, जो भी विशेषताएं लेके आता है, वो जन्म से लेकर आता है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसमें फिर वही गुण वही विशेषताएं डेवलप होती हैं। तो यही बात उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये किसने कहा है, ये बात कही है BN झा जी ने। अब एक लास्ट परिभाषा और ले लेते हैं इस टॉपिक की। ये कही है डगलस एवं हालैंड जी ने। तो इन्होंने क्या कहा है कि वे सभी संरचनाएं, कौन सी संरचनाएं, वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, योग्यताएं एवं क्षमताएं, क्या, वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, योग्यताएं एवं क्षमताएं जो एक संतान माता पिता, पूर्वजों तथा अपनी प्रजाति से प्राप्त करता है वंशानुक्रम कहलाता है। कैसे, फिर से समझते हैं एक बार कि वे सभी संरचनाएं, यानी जो भी चीज़ें लेकर आता है बच्चा, सारी संरचनाएं, सारी विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, सारी योग्यताएं, सारी क्षमताएं जो भी एक संतान में आती हैं, कहाँ से आती हैं, उसके माता पिता से आती हैं, उसके पूर्वजों से आती हैं या उसकी अपनी प्रजाति से आती हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलकर वंशानुक्रम कहलाती हैं। ये बात किसने कही है, ये बात कही है डगलस एवं हालैंड जी ने, डगलस एवं हालैंड जी ने। तो समझ गए साथियों कि वंशानुक्रम को किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है। ठीक है, और कॉमनली भाषा में बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वे सारी विशेषताएं जो हम लोग अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं वंशानुक्रम कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। वैसे तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन हमारे मनोविज्ञान में हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है
जो हमारे मनोविज्ञान में आता है। वैसे तो बहुत डीप टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी नॉलेज सबको होनी भी चाहिए। तो हम बेसिक मूल बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब साथियों कुछ सिद्धांत हैं, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं, वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं जो अलग अलग वैज्ञानिक ने दिए हैं। तो साथियों देख लेते हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, नियम हैं। तो साथियों यहाँ से एक नियम शुरू होते हैं, लेकिन मैंने साथियों एक नियम इधर लिख दिया है, शुरुआत में थोड़ी इधर जगह रह गई थी। ये जो पहला नियम है ये डार्विन जी ने दिया है। डार्विन जी ने कौन सा नियम दिया है? इन्होंने दिया उत्तरजीविता का सिद्धांत। उत्तरजीविता का सिद्धांत अभी बताऊंगा क्या है। इनकी एक बुक आई थी, बहुत फेमस बुक हुई थी, आपने पढ़ी भी होगी शायद, इसको किताबों में पढ़ा होगा, इसके बारे में, डार्विन के बारे में अगर पढ़ा होगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जीवों की उत्पत्ति। इसमें इन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने बताया है उत्तरजीविता का सिद्धांत। तो उत्तरजीविता का जो इन्होंने सिद्धांत बताया है डार्विन जी ने, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, जन्मजात शक्तियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं। तो इन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अपना जो नेचर होता है, अपना जो वातावरण होता है, उससे संघर्ष करना होता है, और जो व्यक्ति संघर्ष में जीत जाता है वही आगे तक जीवित रहता है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा बहुत पहले हमारी पृथ्वी पर क्या पाए जाते थे? डायनासोर पाए जाते थे। अब डायनासोर इतने बड़े बड़े थे, पर्यावरण बदला, वो अपने हिसाब को उसमें डेवलप नहीं कर पाए और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। तो यही चीज़ बताई है डार्विन जी ने कि जो जैसा भी आपको वंशानुक्रम है या वातावरण है, अगर आप उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, उसके हिसाब से आपको अगर आप ढाल पाते हैं तभी आप जीवित रह पाएंगे, अन्यथा आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात कही है उत्तरजीविता के सिद्धांत में डार्विन जी ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा सिद्धांत आता है जो कि बीजमैन महोदय ने दिया है। बीजमैन ने क्या कहा है? बीजमैन ने दिया है जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत जो बीजमैन ने दिया है, ये क्या है? जनन द्रव्यों का मतलब होता है बीजाणु। बीजाणु में आप क्या जाते हैं? अंडाणु और शुक्राणु, दोनों चीज़ों की बात की है इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो बीजाणु होते हैं या जो हमारे शरीर में जो जनन द्रव्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। यानी कि जो जनन द्रव्य होता है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है, वो बात कभी ख़त्म नहीं होता है। ये बात किसने कही है? बीजमैन ने कही है कि जो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो जनन द्रव्य है या जो बीजाणु हैं या जो स्पर्म जाइगोट जो होते हैं वो क्या हैं? वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार ट्रांसफ़र होते रहते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। ये बात इन्होंने कही है, लेकिन ये बात वैज्ञानिक रूप से कुछ समय बाद असत्य साबित हो गई। ठीक है, अब इनका दूसरा नियम है अर्जित गुणों का आवितरण का नियम। अर्जित गुणों का आवितरण का नियम, इन्होंने इसमें क्या कहा है? अर्जित गुणों के आवितरण नियम का, इसमें इन्होंने कहा है कि जो अर्जित गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। साथियों, बीजमैन जी ने कुछ प्रयोग किए थे। प्रयोग किस पे किए थे? इन्होंने चूहों पर प्रयोग किए थे। तो इन्होंने उस प्रयोग में क्या किया था कि इसने चूहों की कई पीढ़ियों पे लगातार प्रयोग किए थे और इसने हर जनरेशन में चूहों की पूंछ काटी थी और इसका मानना था कि अगले जो इसकी संतति पैदा होंगी या इसके जो बच्चे पैदा होंगे वो बिना पूंछ के पैदा होंगे। लेकिन साथियों, इसने बार बार यही प्रयोग किया, लेकिन कोई भी चूहा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी पूंछ नहीं पाई गई। हमेशा चूहे लगातार पूंछ वाले ही पाए गए। तो इसलिए इसने नियम निकाला अर्जित गुणों के आवितरण का नियम, यानी कि जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ये बात कही है बीजमैन महोदय ने। अब तीसरा गुण आ जाता है जस्ट इसी का अपोजिट, वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, ये किसने कहा है? ये बात कही है लैमार्क जी ने। ये वास्तव में आज भी ठीक साबित होती है और ये सही भी है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो अर्जित गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि लैमार्क ने जो प्रयोग किए थे वो जिराफ पर किए थे। आपने सुना होगा कि पहले जो जिराफ होते थे, और ये सच बात है जो लैमार्क जी ने बताया है
कि जो जिराफ थे पहले छोटी गर्दन के जिराफ हुआ करते थे, ज़मीन पर घास फूस खाया करते थे, तो उनके यही गुण था। लेकिन धीरे धीरे ज़मीन पर घास फूस ख़त्म हो गई, फिर उनको झाड़ियों से घास खानी पड़ी, थोड़ा अपनी गर्दन उठाए घास खाने पड़ी। धीरे धीरे उनको पेड़ों से घास खानी पड़ी, पेड़ों की पत्तियाँ खाते थे, तो धीरे धीरे उनको अपनी गर्दन इस तरह से खींच के ऊपर खाना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको जो गर्दन थी वो धीरे धीरे थोड़ा खिंचाव करने लगी, और धीरे धीरे उनके जो वही जीन्स थे वही जो ट्रांसफ़र होने लगे उनकी संतानों में, कि वो लगातार वो प्रयास कर रहे थे, अर्जित गुण उनके संतानों में वही होने लगे। कि लगातार जब क्या हुआ, जब इस तरह का वो प्रयास करते रहे तो उनकी जो संतानें पैदा होने लगी वो भी लंबी गर्दन की पैदा होने लगी। यानी कि जो अर्जित गुण थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने लगे। इसलिए इस सिद्धांत को कहा गया है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत या वितरण का नियम। ये बात कही है लैमार्क जी ने। अब अगला नियम आ जाता है जैव सांख्यिकी का नियम या जीव सांख्यिकी का नियम। ये किसने दिया है? ये दिया है साथियों गाल्टन महोदय ने। गाल्टन महोदय ने क्या कहा है कि जो गाल्टन ने कहा है कि जो हमारे नियम, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं या जो हमारे गुण होते हैं वो केवल हमारे माता पिता से ही नहीं, हमारे पूर्वजों से भी हमें प्राप्त होते हैं। यानी जो हमारे अंदर गुण होते हैं वो सिर्फ हमारे माता पिता से ही नहीं, हमारे पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं। अर्थात जो बच्चों में जो गुण आते हैं वो 1/2 यानी 50-50% उनके माता पिता के भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गाल्टन जी ने कहा है। 1/4 उनके दादा दादी के हो सकते हैं, 1/8 उनके परदादा परदादी के हो सकते हैं, और 1/16 उनके और पूर्वजों के हो सकते हैं। तो इस तरह से गाल्टन जी ने बताया, इसलिए इस नियम को जैव सांख्यिकी का नियम कहते हैं। ठीक है। अब अगला आ जाता है जो बहुत फेमस हुए हैं, मेंडल का नियम। मेंडल का नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए हैं साथियों, लेकिन सबसे फेमस नियम इनका जो हुआ है वो हुआ है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम मेंडल दे गए थे, लेकिन इसको इनके जाने के बाद इनका एक चेला हुआ है सोरेनसन। तो प्रत्यागमन का जो नियम था वो नाम जो दिया है प्रत्यागमन का नियम वो सोरेनसन ने दिया है। तो उसका क्या मतलब था, उसमें इन्होंने बताया था कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में अगर ठीक विपरीत आ जाएं, यानी ठीक उल्टे आ जाएं, तो उसको प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। तो वो मेंडल का सबसे फेमस नियम हुआ है। और साथ ही जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो सफ़ेद चूहों पे और मटर पे किए थे। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ वंशानुक्रम पढ़ रहे हैं, यहाँ बॉटनी की नहीं पढ़ रहे हैं बात, तो हम मटर की बात नहीं करते हैं, सफ़ेद चूहों की सिर्फ बात करेंगे। तो जो मेंडल हुए हैं इनको साथियों आनुवांशिकी का पिता भी कहा गया है, क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवांशिकी के बारे में खोज की थी। विज्ञान में अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो सबसे पहले मेंडल ने ही जेनेटिक्स के बारे में बात की थी, और इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। ये ब्रून शहर में एक पादरी हुआ करते थे एक चर्च में, तो वहीं पे इन्होंने अपने ये सारे प्रयोग किए हैं। वैसे साथियों मेंडल के 3 नियम हुए, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। आनुवांशिकता के इन्होंने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम इन्होंने दिया है समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि जो बच्चों में जो लक्षण होते हैं वो उनकी माता पिता के समान होते हैं, यानी माता पिता के समान ही उनके संतानों में लक्षण पाए जाते हैं। तो ये इनका पहला नियम है, समानता का नियम। दूसरा नियम इन्होंने दिया है असमानता का नियम या भिन्नता का नियम। तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो माता पिता से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने माता पिता से कुछ भिन्नता पाई जाती है उनमें, या कुछ असमान रूप से पाई जाती हैं, यानी वो अपने माता पिता से कुछ मात्रा में अलग होते हैं। और तीसरा नियम जो अभी मैंने बताया इनका प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम बहुत फेमस हुआ है, जिसका नामकरण सोरेनसन महोदय ने किया, जो कि इनका ही चेला था। तो उसने इसमें इन्होंने ही बता दिया था, लेकिन उसने इसका नाम दिया था। तो उसमें इन्होंने कहा है जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुणों की होती हैं या बिल्कुल विपरीत तरह की होती हैं। ये बात कही है मैं इसमें प्रत्यागमन के नियम ने। ये तीनों नियम जो हैं वो मेंडल जी के हैं। ध्यान रखना, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो सफ़ेद चूहों पे किए थे और मटर पे किए थे। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रयोग किए थे, क्या क्या क्रॉस किए थे, क्या क्या किए थे, वो इतना डीप नहीं आता है हम लोग के एग्ज़ामों में। और अगला आ जाता है वंशानुक्रम की प्रक्रिया का सही क्रम। अगर हम लोग देखें कि कोई भी बच्चा कैसे बनता, कोई भी जायगोट कैसे बनता, कोई भी नई स्टेज कैसे बनती है, या वंशानुक्रम की प्रक्रिया जो होती है उसका सही क्रम क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। ये इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि साथियों ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक बार मैंने भी सीटेट दिया था, आई थिंक 2018 जुलाई के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मेरे पेपर में ही आया था ये क्वेश्चन कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया का सही क्रम लगाइए।
तो साथियों उसमें यही था। ये सही क्रम होता है, उसमें ये चीज़ें आगे पीछे दे देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं। अब आपसे पूछ लेते हैं कि सही क्रम क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओवम। ओवम बोलते हैं जब किसी पुरुष में फिर जो शुक्राणु पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। तो जब इन दोनों का मिलन होता है, ओवम का और स्पर्म का, जब ओवम और स्पर्म का मिलन होता है तो फिर जो एक नई चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं युग्मनज। इन दोनों के डिफ्यूज़न से, इन दोनों के मिलने से एक नई चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं युग्मनज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और इसके बाद में जो अगली प्रक्रिया होती है वो होती है ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया। बस इतना ही सवाल आया था कि सही क्रम लगाओ, तो यही सही क्रम था कि अंडाणु और उसके बाद शुक्राणु, उसके बाद युग्मनज बनते हैं और फिर युग्मनज के बाद जो बनता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही है वंशानुक्रम प्रक्रिया का सही क्रम। और फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और फिर धीरे 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 9 माह में आपका जो बच्चा या बेबी होता है वो तैयार हो जाता है। तो ये हो गया वंशानुक्रम प्रक्रिया का सही क्रम। इसको बहुत ध्यान से देख लेना, इसको नोट कर लेना, छाप लेना, माइंड में बसा लेना। ये सवाल कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये मैंने जो आपको बताई है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित हैं या आनुवंशिकता से संबंधित। तो वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए देखते हैं साथियों। कि जो गुणों के भाग होते हैं, यानी जो माता पिता के जो गुण बच्चों में आते हैं वो कैसे आते हैं और कौन लाता है, तो वो साथियों आते हैं जीन्स से या पितृक से। कि गुणों के जो वाहक हैं वो जीन्स होते हैं या पितृक होते हैं। अब आप पूछेंगे जीन्स क्या होते हैं। साथियों जैसा कि आप क्रोमोसोम जानते हैं, गुणसूत्र जानते हैं, तो उनके द्वारा तो क्या कहते हैं कि संतानों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उनके अंदर भी एक चीज़ पाई जाती है जिनकी वजह से करैक्टर, लक्षण और जो गुण होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं जीन्स या हिंदी में पितृक बोलते हैं। तो जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं वो इन्हीं के द्वारा होते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी के माता पिता की आंखें भूरी हैं तो उनके बच्चों की भी आंखें भूरी हैं, किसी के माता पिता के बाल घुंघराले हैं तो बच्चों के बाल घुंघराले हैं। इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो इन जीन्स की वजह से ही उनकी संतानों में पहुँचते हैं। दूसरी बात आ जाती है सिंड्रोम्स होते हैं कुछ, तो कुछ वंशानुक्रम में सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो क्या होती हैं कि जो माता होती है, माता का जो 21वां गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जब भी कोई संतान बनती है या उत्पन्न होती है तो उसके लिए 23 जोड़ी गुणसूत्र महिला के चाहिए होते हैं और टोटल 23 जोड़ी चाहिए होते हैं। उनमें से 23 गुणसूत्र महिला के चाहिए होते हैं और 23 गुणसूत्र पुरुष के चाहिए होते हैं। टोटल 46 हो जाते हैं, तब ही कोई जाइगोट बन पाता है। तो फिर क्या देखते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि माता का जो 21वां गुणसूत्र होता है उसके अलग ना हो पाने से डाउन सिंड्रोम्स होता है। यानी जो माता का जो 21वां गुणसूत्र होता है वो अलग नहीं हो पाता है और उसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। तो ऐसे में बच्चे के विकास के सभी क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। एक बार फिर समझते हैं कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने से डाउन सिंड्रोम्स हो जाता है। डाउन सिंड्रोम्स हो जाता है, ऐसे में बच्चे के विकास के सभी क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। सभी क्षेत्र पिछड़ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो वो बच्चा होता है उसमें जो गुणसूत्र की संख्या हो जाती है वो 47 होती है। कैसे, मान लिया 23 जो गुणसूत्र थे वो माता के लेने थे और 23 गुणसूत्र जो थे वो पिता के लेने थे। तो टोटल हो गए 46, यानी 23 और 23 टोटल हो गए 46। लेकिन माता का जो एक गुणसूत्र था वो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पर से हो गए आपके 24 गुणसूत्र और यहाँ से पुरुष के हो गए 23 गुणसूत्र। तो टोटल गुणसूत्र हो गए 47। तो यहीं से प्रॉब्लम हो गई और यही प्रॉब्लम हो गई, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका क्या जो मुंह होता है थोड़ा भारी होता है, माथा थोड़ा चौड़ा होता है, ओंठ थोड़े लटके हुए होते हैं, भारी होते हैं और थोड़ा सा जड़ बुद्धि या थोड़ा मूर्ख टाइप का होता है। तो वो डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। तो ये माता के 21वें गुणसूत्र की वजह से होता है। अगर वो अलग नहीं हो पाता है तो डाउन सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है,
अब अगला आ जाता है कि पिता के गुणसूत्र से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि पिता के द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र मिलने से क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। याद रखना, पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र मिलने से क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है और माता का एक अतिरिक्त गुणसूत्र मिलने से डाउन सिंड्रोम्स हो जाता है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बातें जरूर याद रखना। अब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई भी पुरुष जब संतान उत्पत्ति होती है तो उसका एक एक्स और एक वाई ये गुणसूत्र चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एक्स गुणसूत्र है वो डबल हो गया। देख रहे हैं आप, एक्स एक्स यहाँ पर 2 मिल गए पुरुष से, तो यहाँ पर भी 23 चाहिए थे और 24 गुणसूत्र इसके भी निकल गए। तो क्या हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम की। तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो एक तो इसके बहुत सारे करैक्टर हैं, उसके स्किन में बाल कम पाए जाते हैं, स्किन में बाल कम होंगे और स्किन पतली होगी, और क्या आपके कभी कभी सर पे भी बाल कम होते हैं। और इस क्लीनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर केसों में वो नपुंसक पाए जाते हैं। तो ये दिक्कत होती है पिता का एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र के मिलने से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगली बात आ जाते हैं कि अनुवांशिक जो हैं, कुछ बीमारियां भी अनुवांशिक, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? वो 2 बीमारियां मुख्य रूप से हैं, एक वर्णांतता जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, और एक होती है हीमोफीलिया। तो ये दोनों बीमारियां क्या हैं? वंशानुक्रम जनित। ये दोनों बीमारियां वंशानुक्रम जनित बीमारियां हैं, यानी जो बीमारियां हैं ये माता पिता से उनके बच्चे में पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेट होती रहती हैं, इसीलिए इन दोनों बीमारियों को वंशानुक्रम जनित बीमारियां कहा गया है, वर्णांतता और हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया को और किन नामों से जाना जाता है? हीमोफीलिया को हम लोग राजघराने की बीमारी भी कहते हैं और इसी को हम रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। रॉयल डिसीज़ या राजघराने की बीमारियां या फिर शाही घराने की बीमारियां। इसको शाही घराने की बीमारी या राज घराने की बीमारी इसलिए कहा गया है कि इंग्लैंड की जो महारानी थी रानी विक्टोरिया, आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड की जो महारानी थी रानी विक्टोरिया, तो ये जो रोग है हीमोफीलिया ये सबसे पहले उनमें देखा गया था। किस में देखा गया था? ध्यान रखना, इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया में ये रोग सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इस बीमारी को हम लोग रॉयल डिसीज़ नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ गए आप। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है पिता से होता है। बच्चे में जो लिंग का निर्धारण होता है उसके पिता से होता है। आप देखते हैं आजकल के समाज में कि अगर किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो उसका जिम्मेदार तो पिता है, लेकिन हमारे समाज में महिला को जो ठहराया जाता है कि तेरी वजह से मेरे घर में लड़की हुई, फिर महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा जाता है। कभी कभी बहुत सारी घटनाएं भी आपको देखने मिलती हैं, लेकिन इसमें दोष उस महिला का नहीं है, उस स्त्री का नहीं है, इसमें पूरा पूरा दोष उस पुरुष का है। क्यों? आप भी जानते हैं कि जो पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा महिला में XX क्रोमोसोम होते हैं। अभी बताता हूँ, क्लियर हो जाएगी आपके बात। पुरुष में XX तथा महिला में XY क्रोमोसोम होता है। अब कैसे निर्धारण होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, और हम कैसे कह सकते हैं कि इसका पुरुष जिम्मेदार होता है? आप देखते हैं कि XX अगर गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की का जन्म होगा, और XY अगर गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़के का जन्म होगा। अब आप लोग ये जानते, थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि जो XY गुणसूत्र हैं ये पुरुष में पाए जाते हैं, और जो XX गुणसूत्र हैं ये महिला में पाए जाएंगे। दिख रहा है ना? अब सपोज दैट इन दोनों का जब मिलन होगा, अब मान लिया इसका X क्रोमोसोम आया और इसका X क्रोमोसोम आया, तो XX की उत्पत्ति हुई, और जब XX बना तो क्या होगा? वो लड़की होगी ना, जो बच्चा बनेगा वो लड़की होगी ना। और सपोज दैट इनका जब दोबारा मिलन हुआ तो यहाँ से Y गुणसूत्र आया और महिला से बेचारी से तो X ही आएगा। वाहक ये है X और Y, तो Y की वजह से पुरुष और महिला का निर्धारण होता है कि बच्चा क्या बनेगा। अब यहाँ से Y आया, यहाँ से X आया, तो इनका हो गया ये XY। अब XY हो गया तो यहाँ पे लड़का पैदा होगा। आप समझ पा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन हो रहा है? लड़का और लड़की का जिम्मेदार पुरुष हो रहा है, क्योंकि पुरुष में Y गुणसूत्र पाया जाता है, इसीलिए पुरुष जिम्मेदार होता है लड़का और लड़की का जो जन्म होता है उसका निर्धारण करने के लिए। लेकिन ठहराई महिला दोषी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। तो इस चीज़ को पुरुष को समझना चाहिए।
तो साथियों, जो ज़रूरी बातें थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने आपको आज बताने की पूरी कोशिश की हैं। तो ये हमारे वातावरण में और आनुवंशिकता के टॉपिक से हमने आनुवंशिकता आपकी आज समाप्त कर दी। अब हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए वातावरण। तो साथियों, बताइए आपको कैसा लगा। और इस साथियों, इस सारी जो बातें हैं मैंने बताई हैं, ये एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो पुनः लेक्चर आप दोबारा भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल, मोबाइल नंबर वगैरह पड़े रहते हैं, आप लोग वहाँ पर भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का हम लोग समाधान करने की कोशिश करें। और साथियों, आपको हमारे यूट्यूब पे बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार आइए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।